हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12th फिजिक्स का। और स्टार्ट करते हैं एक और न्यू सेशन। लास्ट सेशन के अंदर हमने अब तक देख लिया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास अब इस चैप्टर के अंदर मेनली दो ही बड़े टॉपिक्स बचते हैं और मेनली दो ही वीडियोस के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का उसमें से एक टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये नाम छोटा सा है, डेफिनेशन भी छोटी सी है इसकी, बट जो भी काम करेंगे इससे रिलेटेड ही करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल से। क्लियर? तो ये एक अपने आप में इस चैप्टर का लास्ट सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इस पे चलते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज हमें करनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये एक मेजर हेडिंग लग चुकी है। अब इसके बाद मेजर हेडिंग लगेगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें अपने डिस्कस करते रहेंगे। जैसे सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहाँ पे छुपी हुई है इसके नाम में? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है हमने डिस्कस किया बहुत बारी। चार्ज, डाई माने टू और पोल, पोल माने यहाँ पे पोल का मतलब क्या है, लाइक जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही ऑपोजिट नेचर के दो चार्जेस लेने हैं अपन को। ठीक है, तो ये इसके अंदर से कुछ निकल के आ रहा है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डायपोल क्या होता है? तो डायपोल जस्ट कुछ नहीं है, दो सिमिलर, पहले मैं बना देता हूं, लाइक ये एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इसका जितना मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ही होगा, पर इसका नेचर अगर नेगेटिव है तो उसका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। दो सेम अमाउंट के ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को जब आप बहुत छोटे डिस्टेंस पे रख देते हो तो उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? तो इसको अच्छी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं अगर डेफिनेशन आए तो, और जो कि आती है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, एन असेंबली ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो तीन ही बातें हैं, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट नेचर और स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, या एक और कहें तो कि टू चार्जेस। तो बस इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये आपको ध्यान रखनी है बात कि इनके बीच का जो सेपरेशन वाला डिस्टेंस है, इसको आप डी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, और कई बुक्स में या कई टीचर्स को 2D 2A भी लेते हैं, क्योंकि इसको फिर डिवाइड करना ईजी हो जाता है। क्लियर? तो वो अपने बाकी जब आगे जाएंगे तब देखेंगे कि हम क्या लेके चलते हैं। फिलहाल दिस इज आर इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं इसकी एक और बेसिक चीज पे। मैंने आपको कहा मेन हेडिंग लग चुकी है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब छोटी छोटी हेडिंग आती रहेंगी और उसके अंदर हम काम करते रहेंगे। नेक्स्ट इज हमें एक और टर्म सीखनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और शॉर्ट में इसको डायपोल मोमेंट भी कह देते हैं, बाकी प्रिसाइजली नेम क्या है इसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी वेक्टर से, और इसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी वेक्टर। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? अब होता क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो बहुत ही आसान है। इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। एक तो आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, दूसरी चीज क्या लेनी है आपको? उनके बीच का डिस्टेंस। लो जी, आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? सिंपल सा था, इसके तो कुछ भी खास नहीं है, बस जस्ट ये मुझे तुम्हें बताना है और तुम्हें इसको समझ लेना है। और इफ़ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि जब भी फिजिक्स के अंदर कोई भी नई चीज़ आएगी उसको ढंग से वेलकम करेंगे ना। क्या क्या चीज़ें अपने डिस्कस करने के लिए कही थी? पहली उसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन। नंबर 2 हमने कहा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्जेस का डिस्टेंस, दोनों चीज़ें आ गई।
तीसरी चीज़ हमने कहा था कि ये इसकी ऐसा यूनिट डिसाइड करेंगे अपने, ऐसा यूनिट क्या है। तो देख लो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी क्या बन जानी चाहिए, इसकी बन जानी चाहिए कूलाम मीटर। ठीक है, अब इसको लिखते वक्त गलती मत करना, जल्दी जल्दी में ऐसे मत लिख देना, ये बन जाएगा सेंटीमीटर और आपका क्रॉस लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको जब कूलाम मीटर लिखना है तो C कैपिटल और M इस तरह से, और आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि आप दोनों सेपरेट करके दिखा रहे हो, तो इसमें आपके गलती होने के चांस कम है। आप कूलाम मीटर अलग अलग लिखोगे, CM लिखने की हैबिट डालोगे तो, क्योंकि ये CM लिखने की हैबिट तो आज डली है और वो CM लिखने की हैबिट पहले से है, तो हम वो CM लिख देंगे और हमारा हाफ मार्क्स बिना किसी वजह से कट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने, ये सारा काम हमने हटा दिया। हम इसका वेलकम कर रहे थे, डेफिनेशन हो गई थी, फॉर्मूला हो गया था, ऐसा यूनिट हो गई थी। फिर अपन ने कहा कि 1 ऐसा यूनिट मतलब कि 1 कूलाम मीटर, 1 कूलाम मीटर का डायपोल मोमेंट कब होगा, जब चार्ज, कौन से चार्जेस होंगे, 1 कूलाम के 2 चार्जेस रखे हों और उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर का हो। क्लियर, ये हो जाएगा। बट इसका कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि 1 मीटर इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस, 1 मीटर इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन वैसे हमने डिस्कस कर ली क्योंकि हमें आदत है, बट यहाँ पे लिखनी नहीं है इसको। फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम बात करते होते हैं इसके डायमेंशंस की। तो अगर आप डायमेंशंस लिखना चाहो इस क्वांटिटी के, तो वो क्या होंगे, अगेन कूलाम के डायमेंशन क्या होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा देखते हैं, I इज इक्वल टू Q/T, ये होता है कूलाम। तो ये एम्पियर और ये क्या है, टाइम, है ना। तो कूलाम के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, T इनवर्स, है ना। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा T इनवर्स नहीं, T इधर आएगा ना, तो T। इसके डायमेंशन क्या है, L। तो ये डायमेंशन बनेगा। तो इसको अगर हमारी जो फेमस फॉर्म है MLT वाली, तो उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M0 L1 T1 A1। ये बन गए इसके डायमेंशंस। फिर उसके बाद एक चीज़ रहेगी कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिस्कशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, देखो कि इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और क्या आ रहा है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या हो सकता है, स्केलर हो सकता है। तो पहली नज़र में लग सकता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, बट नो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब भाई वेक्टर कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, वो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, ये इसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये कैसी डायरेक्शन है, ये भी कन्वेंशनल डायरेक्शन है। जैसे हमने कहा था कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर, नेगेटिव के अंदर आती हैं। पॉजिटिव से ही क्यों निकलती हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया था कि ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के मोशन को दिखाती है। लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ ये मैं, है ना। तो हमने फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया था, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कुछ कन्वेंशनल चीज़ें हैं, किसी एक को तो चूज़ करना था, तो हमने कोई एक चूज़ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रख दी, माइनस से प्लस की तरफ। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इसकी वैल्यू भी है और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो इसलिए अब ये क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो डी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, पी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। क्लियर। तो टिल नाउ हमने क्या कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल की शक्ल देख ली, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन का फॉर्मूला, उसका स्केलर फॉर्मूला, उसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, उसकी एसआई यूनिट, उसके डायमेंशंस, उसका स्केलर होना, वेक्टर होना, ये सब देख लिया। ठीक है, अब अपन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। सो एज डिस्कस्ड, स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन फर्स्ट पार्ट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो क्या है, पहले हेडिंग क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल हमें पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी कि किसी भी चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट होता है, उस फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर एक इंटेंसिटी फील होगी आपको
मतलब एक पावर सी लगेगी, आपको खींचा जाएगा अगर आप चार्ज हो तो, ठीक है। इसको इमेजिन करके देखो कि एक बहुत बड़ा चार्ज बैठा है, उसके आसपास उसका एक ओरा क्रिएट हो गया जिसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। अब उस ओरा के अंदर हम एंटर हो रहे हैं तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज है तो हमें रिपल्शन फोर्स लगेगी जो हमें बाहर फेंकने की कोशिश करेगी, ओके। और अगर हम नेगेटिव चार्ज है तो हमारे ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी जो हमें अंदर खींचने की तरफ कोशिश करेगी, क्लियर। तो वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी एक पॉइंट पर किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से नहीं, दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से, और जिस कॉम्बिनेशन का नाम हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर। तो अब इसके अंदर अपने को कितने केसेस कितने करने हैं, ये 1 लिखा है, तो इट मीन्स कुछ और भी होंगे, है ना। एक है एक्सियल पोजीशन, एक नेक्स्ट करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, और फिर एक करेंगे अपने जनरल पोजीशन की कहीं भी आ जाए तो। एक्सियल पोजीशन का क्या मतलब है, इसका एक और नाम भी लिखा है मैंने, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं इसको, और कई जगह पर टैन ए पोजीशन भी कहते हैं। अब एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है समझो। हम पहले तो एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं कि ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब दो चार्जेस लेंगे, सही है ये? नहीं, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, एक इनका कोई सेंटर ले लेते हैं ओ। एक्सियल पोजीशन मतलब इसके एक्सिस पे, एक्सिस कौन सा है, ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, जो इसमें से पास हो रही है, इसको कहेंगे इसका एक्सिस। अब इस लाइन पे अपने को कोई एक पॉइंट चूज करना है, ठीक है। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट चूज करना है और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। बस इतना सा काम है, सिंपल इतना सा काम है, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब इस एक्सियल पोजीशन पे मैं कोई पॉइंट लेता हूं P, ठीक है। अपने पास एग्जामिन करने के लिए पॉइंट का नाम हमेशा फिक्स है, अपने P ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया P, बड़ा प्यार है P से, और उसका डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या होगा, टारगेट में आपको इतनी चीज दे रखी है, इतनी चीज दे रखी है कि चार्जेस कितने हैं, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सेंटर से कितना दूर है। सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डायपोल से जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो आप कहां से करोगे, सेंटर से, ठीक है। क्योंकि जब दो जने होंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट होएगा ना, किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सेंटर को रेफरेंस पॉइंट बना दिया, ओके। अब एक और चीज कि इस डायपोल की लेंथ हमें डिसाइड करनी है। अब इसके अंदर भी ना कई सारे केसेस हैं, आपको क्लियर कर दूं। इसकी लेंथ को अपने लेकर के चल रहे हैं डी, लेकर के चल रहे हैं, क्या मतलब कुछ और होती है क्या, देखो सिंबल है अभी तो ये, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब असलियत पता चलेगी ना कि कितनी लेंथ है इसकी, कितने एंगस्ट्रॉम है, कितने पिकोमीटर है, क्योंकि बहुत छोटी लेंथ है ये। अब जब इसका सिंबल ले रहे हैं तो इसका सिंबल हमने क्या लिया है, डी लिया है इसका सिंबल। कई जगह पे 2D लिया होता है या 2A लिया होता है। वो ट्वाइस क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, आधा आधा डिस्टेंस इजीली डिवाइड हो सके। अगर पूरा D है तो ये हमें D/2 करना पड़ेगा, उसके अंदर अगर 2D लेते हैं तो हमारी ये कैलकुलेशन बच जाती है कि हम D से D/2 ना करें। पर एक नई सोच हमें दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि इस केस में लेंथ आप क्या मानो, 2D, जबकि हमेशा से लेंथ कभी माननी, लेंथ पर है तो अपने सिंगल एक लेटर मानते हैं। तो एज पर मी इतनी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है जो हम अवॉइड करने के लिए 2D या 2A का सहारा लें। तो बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान नहीं, एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने यहाँ ये सिंबल लिया। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो काम क्या है हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं। तो एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एक इसकी वजह से आएगी, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो नेट आ जाएगी। बस इतना सा काम करना है। तो पहले डायग्राम में से विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल काम कर लेंगे और हमारा काम खत्म, ठीक है। तो पहले आप चार्ज देखो, और एक और चीज़ कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो कोई एक चार्ज लेकर के जाओगे ना चार्ज के पास, तभी तो उस पर कुछ फोर्स लगेगी। और हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। यही है बली का वक्र, इसको जहाँ पे लेकर जाना है और फिर चेक करते हैं कि वहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, पोटेंशियल कितना लग रहा है। जहाँ भी जो भी चीज़ चेक करनी है इसको लेकर के जाएंगे, यही हमारा सैंपल चेक करने वाला पर्सन है। अब एक एक करके चार्जेस को देखते हैं। लाइक बी को पहले देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो
इस पे क्या असर करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करेगा पीछे की तरफ, क्योंकि सेम नेचर का आ गया ना, तो दूर चला जाओ, तो ई बी इस तरफ लगेगा, सिंपल। और ई ए क्योंकि ये नेगेटिव है तो अपोजिट नेचर का है, इट मीन्स ये इस चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ, तो ई ए की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। क्लियर। और एक और चीज बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे ई ए और ई बी को, तो हमें ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस भी चाहिएगा, है ना। तो बी से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ये d/2 है तो माइनस कर देते हैं r माइनस d/2। ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा हो गया r से, तो r प्लस d/2। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस हमारे पास आ गए। अब अपने काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने क्या लिखेंगे, कुछ एक जो एजम्पशंस लेनी होती है ना, वो लिखनी पड़ेंगी अपने को, कि जो मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा मैं, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस -q and +q separated by a distance small d. Now consider a point P at a distance r from the center of dipole situated on the axial line. Clear? फिर उसके बाद अपन अब बात करते हैं यहाँ पे, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सपोज मैं उसको कह रहा हूं E वेक्टर, तो E वेक्टर क्या बनेगा, या EP कह दूं मैं इसको, P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूं तो इजीली आप देख सकते हो कि EB उस तरफ जा रहा है राइट साइड में, और वो कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव x की, यानी कि प्लस आई कैप, और EA इस तरफ आ रहा है यानी नेगेटिव x यानी माइनस आई कैप। ठीक है, वेक्टर का ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा रोल है, जितना भी है वो अपन लिख देते हैं, E वेक्टर माइनस आई कैप प्लस B वेक्टर माइनस जे कैप। और ये जो अपन ने किया, ये क्या किया, दिस इज व्हाट जो हमने डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेट फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स या इंटेंसिटीज। क्लियर। और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस EA वेक्टर, ये बन जाएगा प्लस EB वेक्टर। अगर अपन कॉमन ले लें, जे कैप नहीं सॉरी आई कैप ही आएगा, और प्लस का आई कैप आएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अब आई कैप इसका तो प्लस में ही है, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस इसके आगे आ जाएगा। और ये फॉर्म वैसे हमें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, ज़्यादा अच्छी कौन सी लगती है, इसको अपने लिख देते हैं EB माइनस EA आई कैप। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तुम्हें पता लग गया कि हमें करना क्या है, हमें EB माइनस EA करना है, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उस तरफ आएगी, आई कैप की तरफ आएगी। और दूसरी बात कि अगर आपको ये थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आई कि माइनस आई कैप प्लस आई कैप क्या लिया, तो आप अपनी जनरल नॉलेज लगा करके देखो, कॉमन सेंस लगा करके देखो कि ये वाला चार्ज पास में है ना, ये वाला चार्ज दूर में है, तो ये वाला चार्ज ये तो अपने को फिक्स हो गया कि ये इधर पुश करेगा और ये इधर पुल करेगा। अब आप ये बताओ कि कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अपने अकॉर्डिंग, EB या EA। EB, क्योंकि चार्जेस तो बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, पर डिस्टेंस इसका कम है, डिस्टेंस इसका ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ/R², Q तो सेम है तो R पे डिपेंड करेगा, इसका डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB वाली ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू EA। तो अगर EB वाली ज़्यादा होगी तो ये जीतेगा ना, और अगर ये जीतेगा तो ये कहाँ लेकर के जाएगा, इधर की तरफ लेकर के जाएगा। इसको नेट क्या मिलेगा, पुल मिलेगा या पुश मिलेगा, तो नेट इसको एक पुश ही मिलेगा, पुल नहीं मिलने वाला। गॉट दैट। और वही चीज़ जो कॉमन सेंस कह रही है हमारी, वही चीज़ क्या कह रहा है हमारा ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहा है। अब एक काम बच गया, बस आपको EB की वैल्यू डालनी है, EA की वैल्यू डालनी है, और EP का मैग्नीट्यूड निकाल करके आना है। क्लियर। तो अब अपन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ EA, जस्ट EA लिखा मैंने, वेक्टर नहीं लिखा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है EA क्या होता है, EA है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज एट ए। क्लियर? तो क्या होगा ये के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। और ई बी कितना होगा? एंड ई बी होगा के क्यू अपॉन r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहां पे फर्क क्यों नहीं दिख रहा माइनस क्यू और प्लस क्यू का, जबकि दोनों चार्जेस तो अलग अलग है? ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने भी एक तो स्केलर लिया, इसके डायरेक्शन को हमने इंक्लूड नहीं करा, वो अपने काम कर चुके। अब क्या करते हैं, अपने ई पी की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल ई पी की वैल्यू माने स्केलर वैल्यूज निकाल रहे हैं अभी, अपने डायरेक्शन अपने जान चुके हैं, उसमें हमने टाइम यूटिलाइज कर लिया पहले। नाउ तीसरा नाउ आ गया है ना, नाउ मैंने ई पी निकालना था अपन को। ई पी जो क्या आएगा ई बी माइनस ई ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो ई बी की वैल्यू लिख देते हैं अपने। ई बी की वैल्यू क्या थी? के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये रही। और ई ए में क्या है? प्लस है, के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कर दो इसको, के क्यू कॉमन आ जाएगा। अब तो मैथ्स बचेगी इसके अंदर। के क्यू कॉमन आया, नीचे बचा आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इस एलसीएम को अगर अपन सॉल्व करें, ठीक है, इस एलसीएम को सॉल्व करें तो बेसिकली आपको एलसीएम सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा? ये एक्स वाई, वाई प्लस एक्स, है ना? ऐसा लिख देते हैं अपन, जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो तो। कॉमन हो तो भी लिख सकते हैं, कट कटा के सही आ जाता है फिर हमारे पास। तो यही टेक्निक अपनी यूज़ करते हैं यहाँ। के क्यू तो एज इट इज़ पड़ा ही है, इसको तो छेड़ना है ही नहीं। ये बन गया आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये वाला इधर सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया हमारे पास। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, आप इसको सेव करके रख सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें तो हमारे पास ई पी जो आ रहा है वो, अब ऊपर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि 12th में हो तो थोड़ी अच्छी समझ यूज़ करते हैं। ये जब खोलोगे तो क्या आएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, मतलब r स्क्वायर, ये आएगा r स्क्वायर, d बाई टू का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाई 4, और प्लस में आएगा 2 टाइम्स r और d बाई टू, मतलब कि rd आएगा। और वो जब ओपन करोगे तो उसमें आएगा r स्क्वायर, a माइनस बी है ना, प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स r और d बाई टू, समझे? और बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस, मतलब कि r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, और ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? आराम से हम इसको खोल के भी कर सकते हैं, बट अगर एक स्टेप बचाएं तो बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? आर डी 2rd, बाहर क्या पड़ा है? के क्यू, इसको तो छेड़ना है ही नहीं, अंदर बन गए 2rd, ठीक है। और नीचे ये भी जानी पहचानी फॉर्म है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, पर इन दोनों के स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अब क्या बचेगा? a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, ये आ गया हमारे पास बस। और अब अपन इसको आगे करते हैं। ये हुआ के क्यू एज इट इज, इसको ऐसे लिख देते हैं 2KQRD, है ना? ऊपर वाला तो सिंप्लीफाई हो ही गया। अब नीचे देखो क्या है, ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 है।
अब आप देखो डी क्या था हमारे पास, डी हमारे पास इस डायपोल की लेंथ थी जो कि हमने कहा कि बहुत कम होती है, तो इट मीन्स डी स्क्वायर, डी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर की जब स्क्वायर करोगे लाइक 0.5 की अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाता है 0.25 हो जाता है ना, तो और छोटा हो गया, 50% है 25% आ गया ये। तो d अगर छोटा है तो डी स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, और डी स्क्वायर बाय 4 ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो आंसर आएगा ये लगभग इस तरह का कुछ हो गया। अगर ऐसा कुछ हो 10,000 - 1 का स्क्वायर करना हो तो नीली आप उसको 10,000 का स्क्वायर मान सकते हो, है ना, को बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सिमिलर टू दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाय 4 को इग्नोर कर सकते हैं, और रीज़न क्या देंगे हम कहेंगे कि सिंस d इज लेस देन r, सो डी स्क्वायर बाय 4 इज वेरी वेरी लेस देन r। और यहाँ पे कंपटीशन किसके साथ है, r के साथ नहीं है, r स्क्वायर के साथ है। तो इट मीन्स डी स्क्वायर बाय 4 इज वेरी 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 लेस देन r स्क्वायर। तो हम इसको इग्नोर करने लगे, बस इग्नोर करने के लिए हमने काम किया। तो स्क्वायर का स्क्वायर ये तो चला गया, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, r की पावर 4, ऊपर r नीचे r, एक r से पावर 4 की जगह होगी 3। तो हमें क्या मिला, ई पी इज इक्वल टू 2k/q/d अपॉन r3। अब इसमें एक चीज़ पहचानने वाली, एक छोटा सा ये लो, ये छोटा सा सर्कल हमने किया, इसको आप पहचानो क्या है ये, इस पैकेट के अंदर क्या है, चार्ज, और मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ, और इसको क्या कहते हैं अपन, डायपोल मोमेंट, है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया 2kp/r3। ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि p क्या होता है, q टाइम्स डिस्टेंस। तो ये बन गया हमारे पास इसका एक्सप्रेशन, क्लियर। और अगर अपने इसको वेक्टर में लिखें, अगर इसको वेक्टर में लिखें तो वेक्टर में क्या आएगा, ये आएगा EP वेक्टर इज इक्वल टू -2kp वेक्टर अपॉन r3। माइनस नहीं प्लस, अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा कैसे पता चला आपने को, माइनस लिख के फिर प्लस कर दिया आपने, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप देखो p वेक्टर की जो डायरेक्शन आपको बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो p की डायरेक्शन कहाँ थी, p की डायरेक्शन हमने देखा था जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर इसको भी इस डायग्राम में बनाए तो ये था EP माइनस EA आई कैप, और p वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ पे है आई कैप। तो जब ये दोनों आमने सामने हैं तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अगर ऑपोजिट होती तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, माइनस लगा देते, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह देंगे, जो भी नंबर देंगे हम कह देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक समअप करते हैं, क्या किया, डिस्कस किया था ना तब थोड़ा लेंथी काम था, अगर अपने अब समअप करेंगे तो बहुत इजी काम है, 1 मिनट का भी काम नहीं है। एक डायपोल लिया, उसकी कुछ लेंथ ली, सेंटर से एक r पॉइंट पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, उस पे इसकी वजह से इंटेंसिटी लिखी, इसकी वजह से इंटेंसिटी लिखी, इंटेंसिटी का किया डिफरेंस, क्योंकि ये इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये इंटेंसिटी कम है, डिफरेंस किया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के बाद एक ग्रुप को कंबाइन करा और आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करा, क्लियर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें चाहिए था, क्लियर। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस विच इज इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हमने देख लिया और उसका रिजल्ट आप याद रखो या याद करो, तो क्या आया था, प्लस आया था, एक तो 2kp/r3 ये आया था, है ना, क्लियर। और अब अपन चलते हैं इक्वेटोरियल की केस पे। इसका एक और नाम लिखा है ब्रॉड साइड ये पोजीशन भी कहते हैं, या फिर जैसे उसको कहते थे टैन ए पोजीशन, इसको बोलते हैं टैन बी पोजीशन, ठीक है। अब अगर अपन देखें इसको तो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करना यानी कि इसकी पिक्चर माइंड में क्रिएट करना ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर वो आपने क्रिएट कर लिया, इसके लिए थोड़ी अच्छी खासी जगह चाहिएगी, यहाँ बना लेते हैं खुला करने के लिए, थोड़ा थोड़ा हमने
विजुलाइज करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक है माइनस छोटा क्यू, एक है माइनस प्लस छोटा क्यू। ये ए पे रखा हुआ है, ये बी पे रखा हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, और इनके बीच की लेंथ जो है वो है डी। अगर लेंथ डी है तो ये d/2 हो गया और ये भी d/2 हो गया। क्लियर। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या मतलब है? इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है इक्वेटोरियल लाइन पर। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? इस जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, लाइन मतलब लाइन, अब वो कौन सी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और बाइसेक्ट भी करनी चाहिए। बाइसेक्ट करेगी मतलब ओ से जाएगी क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, और अब परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। बनाते हैं अपने, ये हमारी होगी इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब की बात करने जा रहे हैं हम। तो सबकी बात करने जा तो है, बट हमने क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे और हमारा फेवरेट पॉइंट कौन सा है? P। ठीक है, तो P से हम देखते हैं। अब देखो डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन कह देंगे R। क्लियर। और इससे अपने वो जो इनिशियल हमें लिखनी होती है थ्योरी, उसमें हमें हेल्प मिलेगी कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस -q and +q separated by a distance small d and consider a point P at a distance r from the center O of the dipole। क्लियर। अब अपने स्टार्ट करते हैं। इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अभी अपन ने बात करी थी कि आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा A की वजह से और एक निकालना पड़ेगा B की वजह से। ठीक है, और दोनों का वेक्टर सम करना है, और अगर सम कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब A की वजह से निकालते हैं और B की वजह से निकालते हैं। यहां पे आपको बताया था कि जो भी टेस्ट करने के लिए हमारे पास चार्ज है वो कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का अफेक्ट यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव वाला इसको इसी लाइन के अकॉर्डिंग यहां पे पुश करेगा, है ना। ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइन, ये थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी होगी, ये ठीक है। ओके, तो ये बन गया ई बी वेक्टर, क्योंकि इसने इसको पुश करना है। ये पॉइंट हमारा ना छुप जाए, ये पॉइंट हमारा है P। क्लियर। अब इसकी बात करें, A वाला क्या करेगा? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो इसको बुलाएगा। आजा, तो ये इंटेंसिटी कहाँ की तरफ जोर आजमाइश है? इस तरफ, EA इस तरफ लगेगा। बहुत सिंपल है। हाँ, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये दोनों एक तरफ नहीं लग रहे, तो ये ऐड होने वाले नहीं है। इनका आपको अब सही में वेक्टर सम करना पड़ेगा। पिछली बार वेक्टर सम के नाम पे आई कैप किया था, ठीक है, और वो भी नहीं किया था तो भी चल जाएगा। आपको पता चल गया ई बी बड़ा है, ई ए छोटा है, और माइनस करके आंसर आ गया था। अब आप देखो, एक तो हम इसमें एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जो डायरेक्शन है वो है P की। क्लियर। कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, लाइक एक मैं ये वाला एंगल कंसीडर करता हूँ थीटा। क्लियर, ये वाला एंगल कंसीडर किया मैंने थीटा। अब क्यों किया? पहले आपको यहाँ तक का डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया है, और उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें बनाएंगे। डायग्राम में ही जाना है, इसकी डायग्राम क्लियर हो गया तो बस, जैसे पिछली बार ही किया था, कुछ ई का एक्सप्रेशन जो कि अपने को पता क्या होता है, KQ/R², और फिर क्या करेंगे? मैथमेटिक्स, फिर हमारा काम खत्म। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक चीज़ ये कि मुझे पॉइंट से चार्जेस का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं सपोज इसका डिस्टेंस मान लेता हूं S। और अब आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस S है तो ये भी डिस्टेंस S होगा। ऐसा क्यों होगा? यह आपने 10th क्लास में थ्योरम भी की हुई है कि किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे होता है। ये डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस ये होता है। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है अगर, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये थीटा लिया है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो बेसिकली समझ गए। मैं नेक्स्ट चीज़ क्या कहूँगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई? ये भी होने वाला है थीटा। ठीक है,
अभी जो लिखा है एस और ये थीटा, ये हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं और बेसिकली इन्हीं की वजह से ही हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर को हम स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। कैसे? ये किसी रैंडम इस डायरेक्शन में है और ये किसी रैंडम इस डायरेक्शन में है। हम इनको वेक्टर नहीं, वर्टिकल, द राइट वर्ड इज वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो बनेगा ऐसे, और जो वर्टिकल बनेगा वो बन रखा पहले नीचे की तरफ, तो पर ऊपर की तरफ बनाएं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जो हमारे मेन ऑर्थोगोनल एक्सिस है ना 2D में, एक्स और वाई, इसके अंदर अगर अपने को स्प्लिट करना है तो हमें स्प्लिट करना आता है कि अगर ऐसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसका जहां पे एंगल थीटा है उस तरफ उसका कंपोनेंट हो जाता है ए कोस ऑफ थीटा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से करते हो ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसका जो कंपोनेंट है वो हो जाता है ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद तो हमने अब सीख लिया कि जिस डायरेक्शन के साथ हमें एंगल पता है तो उधर तो कंपोनेंट जाता है ए कोस ऑफ थीटा, और ऑपोजिट साइड में जाता है या परपेंडिकुलर में जाता है ए साइन ऑफ थीटा। तो आप देखो कि ये वाला जो थीटा हमने लिया, इस थीटा को ऊपर वाली पिक्चर में फिट करने की कोशिश करते हो तो कहां फिट होएगा? ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ पैरेलल होगा, तो ये वाला एंगल देखो जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा थीटा। ठीक है, ये बनेगा थीटा। और अगर ये थीटा है तो अब ई ए को आपको स्प्लिट करना आसान हो गया। मैं वहां पे थोड़ा सा ज़्यादा डायग्राम है ना, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो हम ये देखो, यहाँ देखते हैं, देखो ये रहा थीटा और ये ई ए है, तो एंगल के साथ में कॉम्पोनेंट एक यहाँ आएगा और एक एंगल वाले के परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। ये कौन सा होगा? गुड, ई कोस थीटा, और ये क्या होगा? ई ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर? तो बस यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा? ई ए, एंगल के साथ है तो कोस ऑफ थीटा, और एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, है ना, क्या आएगा? ई ए साइन ऑफ थीटा। ओके, अब सिमिलरली हम ई बी को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब वहां पे एंगल नहीं दिख रहा, देखेंगे तो दिख जाएगा। यहां तो कोई जेड बन नहीं रहा, यहां पे क्या एंगल कैसे पता चलेगा? देखो यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली, इस तरह की कुछ पिक्चर बन रही है। यहां पे जितना एंगल होता है उतना एंगल यहाँ पे होता है अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो तो। ये हमने छोटी क्लासेस में 6-7 क्लास में सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल और इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्या ऐसी पिक्चर कहीं दिख रही है? ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल इधर वाली, तो ये वाला जो एंगल है क्या इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको मिला? ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग होगा और ये बनेगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं अपने, बस डायग्राम में ही जाना है इसको। इसका डायग्राम बड़ा मस्त डायग्राम बनेगा, 2-3 कलर्स यूज करोगे आप तो। उस डायग्राम में बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम था। अब ये अगर थीटा हो गया तो इसको अपने स्प्लिट करें तो अगेन वही, मैं फिर यहाँ पे सेपरेट एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे आपको थीटा मिला तो ये क्या हो जाएगा? ये ई बी है तो ये हो जाएगा ई बी कोस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा ई बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर? तो मतलब इसी डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ गया आपके पास, जो कि आ गया ई बी कोस ऑफ थीटा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आ गया ई बी साइन ऑफ थीटा। अब जाकर के ये डायग्राम कहीं पे कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, तो होच पोच नहीं होना चाहिए। कलर्स यूज किए हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। होपफुली बेटर कलर रीड कर रहा हो कैमरा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कौन से कलर हैं, किस तरह से डायग्राम है, और सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा हो अच्छे से। अब हमारा काम रह गया कि इन कंपोनेंट्स को समझना। 4 कंपोनेंट हुए, 2 वर्टिकल
दो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो देखो सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों ने तो ऐड होना है, इन दोनों ने लड़ाई करनी है, ये एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अब जीतेगा कौन? जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर कोई स्ट्रांग हुआ ही नहीं, बराबर हुए तो कैंसिल, इफेक्ट कैंसिल। और क्या लगता है कि कैंसिल होगा या नहीं? ये साइन ऑफ थीटा है और ये भी साइन ऑफ थीटा है, तो इतना हिस्सा इसका और इतना हिस्सा इसका, ये तो है बराबर। ई ए और ई बी इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर है या नहीं? तो वो जो अपने लिखेंगे तब भी अपने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और कॉमनली अगर अपन देखें तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आता क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये भी एस है और ये भी एस है, तो ई ए और ई बी इक्वल होगा। साइन थीटा, अगर नीचे साइन फाई होता, साइन अल्फा होता तो बात अलग होती। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यही बचेंगे जो कि ऐड हो जाएंगे। क्लियर? अब ये बात तुम्हें पता लग गई, बट जब करेंगे एग्जाम में तो कैसे करेंगे? पहले आप ये कंसीडरेशन वाली लाइन लिखोगे जो कि उन्होंने डिस्कस करी, फिर अपन बात करेंगे, पहले आप ई ए और ई बी कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, उस प्रॉपर तरीके से आप करते रहो। ये आप असम्पशन वाली लाइन्स लिख दोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड ई बी, या फिर आप कह सकते हो इंटेंसिटीज ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, या ए एंड बी। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो इसको रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या आप इन सबको मत लगाओ, थोड़े समझदार बनो, दोनों को मत लगाओ। क्या होता है? के टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज क्या है? क्यू, साइन नहीं लेना अपने को चार्ज का। डिस्टेंस कितना है? एस, तो ये आ गया एस स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। एंड ई बी क्या आएगा? के टाइम्स चार्ज, चार्ज कितना है? छोटा क्यू, डिस्टेंस कितना है? एस, तो एस स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको? ई ए और ई बी तो बराबर ही है, कितना है? के क्यू बाय एस स्क्वायर और के क्यू बाय एस स्क्वायर सेम ही तो है। अब अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं, जो हमने यहां पे सारा काम किया ना, तो ये बता के भी तो आना पड़ेगा। तो अपन करेंगे नाउ फ्रॉम डायग्राम, मैं थोड़ा बोल देता हूं। नाउ फ्रॉम डायग्राम वी सी दैट, या वी स्प्लिट ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? पहला वर्टिकल कंपोनेंट्स, अब ये क्या करेंगे? ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा। कौन कौन से हैं? ई ए साइन थीटा। अब अपने को बस शांति से बताकर कहना, हमें समझ में तो आ ही चुका, ई बी साइन ऑफ थीटा। अब अपने कहेंगे कि सिंस, इसके अंदर बता दोगे आप, सिंस ई ए इज इक्वल टू ई बी, दीज विल कैंसिल आउट। तो मेन वर्ड है कैंसिल आउट, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेकंड कंपोनेंट कौन से है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं ई ए कोस ऑफ थीटा एंड ई बी कोस ऑफ थीटा। अब अपने कहेंगे सिंस देयर डायरेक्शन इज सेम, so they will add up, जुड़ जाएंगे वो। Hence नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP क्या बनेगा? ई ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ई बी कोस ऑफ थीटा। आप वैल्यू डाल दो ई और ई बी की, क्या बनेगा? ये है के क्यू बाई एस स्क्वायर और वो भी है के क्यू बाई एस स्क्वायर, तो ये बनेगा के क्यू बाई एस स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, और ये बनेगा के क्यू बाई एस स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अलग बना कुछ नहीं, तो इसको आप क्या 2kq बाय एस स्क्वायर कोस ऑफ थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिख देंगे अपने, क्या दिक्कत है? तो लिख देते हैं इसको 2kq बाय एस स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब आप देखो कि क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, इसके अंदर दो अननोन चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है ये थीटा,
ये नहीं आना चाहिए। और एक आ रहा है एस, ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने पास क्या क्या अथॉरिटी है, क्या सिंबल ले सकते हैं अपने, क्यू ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। एस हमने माना अपनी इजीनेस के लिए नहीं ले सकते, थीटा हमने माना अपनी इजीनेस के लिए स्प्लिट वगैरह कराने के लिए, इसको फाइनल आंसर के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो अपने एक तो एस की वैल्यू लिखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे इसको, और एक कोस थीटा को डिस्क्लोज करेंगे। ये दो काम करने, फिर हमारा जो भी जिस भी फॉर्म में रहेगा वो हमारी चिंता नहीं है, वो हम लिख करके आ जाएंगे कि दिस इज अ रिकॉर्ड एक्सप्रेशन। अब इसको अपन कहते हैं, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आ गया। अब आप देखोगे क्या आप एस की वैल्यू लिख सकते हो, आपके पास एस ये रहा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो आप यहां से पीजीटी लगा सकते हो, पीजीटी लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको एस स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 ये मिलेगा, ठीक है। और कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा की अगर आप बात करो तो कोस थीटा ये वापस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये रहा थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस माने d/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है s। तो ऐसा करते हैं, पहले इसमें कोस थीटा की वैल्यू डालते हैं, ये बनेगी 2kq बाई एस स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू बनेगी d/2 और s, d/2 डिवाइडेड बाय s। कैसे आया पता चल गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपॉन वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर इससे मर्ज होकर के एस क्यूब बनेगा। ये पुराने काम को हटा देते हैं, इस एक्सप्रेशन को रखते हैं, तो हमारे पास ई पी की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बना के क्यू डी अपॉन एस क्यूब, और एस की वैल्यू, एस स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप एस की वैल्यू को क्या कह सकते हो, अंडर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, या पावर 1/2 भी कह सकते हो इसको, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कह सकते हो। अब आपके पास इसमें एक अननोन रह गया, एस रह गया अननोन, ओके। तो आप इसको अगर अननोन को नोन में कन्वर्ट करो तो ये आएगा के, अच्छा एक ये वापस क्यू डी बन गया, तो इस क्यू डी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पी लिख सकता हूं, पता मुझे, तो इसको मैंने लिख दिया के पी, और डिवाइड में एस की जगह लिखा मैंने आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ और उसका क्यूब, ठीक है, पावर हाफ और उसकी पावर 3 होएगी अगर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m उसकी पावर n, तो क्या हो जाएगी m इंटू n, तो ये बनेगा 3 इंटू 1/2 मीन्स इट विल गिव 3/2, इसको हटा दिया मैंने। अब अगेन आप क्या करोगे, एजम्पशन लगाओगे, यहां पे इसको इग्नोर करेंगे डी स्क्वायर बाय 4 को, क्यों, जैसे पिछली बार किया था, क्योंकि डी बहुत छोटा है तो डी स्क्वायर और छोटा है, डी स्क्वायर बाय 4 और छोटा है, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आर से भी नहीं आर स्क्वायर से, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे और सेम एजम्पशन लेंगे, बिकॉज डी इज लेस देन आर, सो डी स्क्वायर बाय 4 इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, सिंस देयरफॉर। तो इसको अगर मैं लिखूं, अच्छा ये वेक्टर नहीं है अभी, ई पी इज इक्वल टू के पी अपॉन, ये बनेगा सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा, अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 का मतलब बेसिकली आप देखो तो पावर का मतलब 3/2 मतलब डेढ़ पावर है, और ये 2 है, 2 की जब पावर करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, तुम्हारे पास आ गया के पी बाय आर क्यूब। देखो पहले जैसे ही शेप आ रही है, इसकी शक्ल आ रही है कि वहां पे था के पी बाय आर क्यूब, यहां भी है के पी बाय आर क्यूब, वहां 2 था और यहां 1 है, तो आपको एक दो चीजें पता लग रही है, एक तो इसकी शक्ल सेम है के पी बाय आर क्यूब, दूसरा आपको ये पता चल गया कि सेम डिस्टेंस पे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट यहां रखा हो और एक पॉइंट यहां रखा हो, मतलब एक एक्सियल पे हो और एक इक्वेटोरियल पे हो, तो एक्सियल वाले पे डबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल पे हाफ इंटेंसिटी होती है एज कंपेयर टू एक्सियल। यानी कि आपको अगर कह दिया जाए कि एक डायपोल से एक्सियल पोजीशन पे कोई सपोज 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 10 यूनिट्स है, और उतने ही डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, 5 यूनिट्स।
अगर इक्वेटोरियल पे आपको बता दी जाती है कि 10 यूनिट्स है तो एक्सियल पे कितनी होगी 20 यूनिट्स। क्लियर? तो ये एमसीक्यू के अंदर काम आ सकता है। और अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर बात करें तो इन वेक्टर नोटेशन ये क्या बन जाएगा? अब क्योंकि देखो इसका नेट फील्ड कहां है, इस तरफ, ई पी की वैल्यू कहां आई है, ई पी की डायरेक्शन इस तरफ ही आएगी और पी वेक्टर उस तरफ है, तो इनमें ये दोनों तो वेक्टर है, इट मीन्स इनकी बात आपस में बन नहीं रही, वो वहां है और ये यहाँ है। तो अगर बात बन नहीं रही तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आपको वेक्टर वाली फॉर्म जरूर लिख कर कहनी है। और माइनस क्यों आया है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर एंड ई पी वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? तो समअप करें तो वापस से बहुत कम टाइम लगेगा। ये हमारा जो डायग्राम है इसको समझना है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, डिस्टेंस लिया, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ, दूसरा यहाँ, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। आई होप कि समझ में आ रहा है सारा। इजी एक्सप्लेनेशन पहले अपन ने ले ली। ये थीटा तो ई ए ये रहा, ई ए कोस थीटा, ई ए साइन थीटा, ई बी कोस थीटा है ना, और ई बी साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा ऐड, 2 कोस थीटा की वैल्यू डाली s बाई डी बाई 2 बाई एस, डी इसमें मर्ज हो गया, s इसमें मर्ज हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, s की वैल्यू रखी, ये क्या किया आपने, राउंड ऑफ किया और फिर अपन ने इसका आंसर लिख दिया। इतना ही काम किया। क्लियर?